चलिए, अब क्या है कि जो हिस्ट्री मिक्सअप चल रहा है सीरीज, इसी का ये पार्ट जो है आगे में है। 19वीं सदी के किस दशक से राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे? जैसे कि 1885 में बना, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, तो छठे दशक में। क्या याद रखोगे? छठे दशक में चक्कर निर्माण करने के चक्कर में था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखो 1884 पूछा जा रहा है, इसी कारण पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। एहुम के प्रयत्नों से 1884 में किस संस्था का स्थापना हुआ? तो इंडियन नेशनल यूनियन। इस यूजीसी नेट में भी पूछा हुआ है कि आईएनयू का स्थापना कब हुआ? इसको लोग आईएनसी के समान समझ लेते हैं, तो ये 1884 में हुआ। फिर है इंडियन नेशनल यूनियन ने राष्ट्र के अलग अलग प्रतिनिधियों का सम्मेलन सर्वप्रथम करने का निर्णय कहाँ लिया? पूना में। कहाँ? पूना में। कहाँ लिया? पूना में। जबकि यहाँ बम्बई में क्या हुआ था? आईएनसी का पहला सेशन हुआ, है ना। देखो आईएनसी का पहला सेशन कहाँ हुआ? आईएनसी का पहला सेशन 1885 में बॉम्बे, जिसको अभी मुंबई बोलते हैं, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। बॉम्बे, जिसको अभी मुंबई बोलते हैं, पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, संस्थापक एयू ह्यूम, ये महासचिव बने थे। फिर यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में 1885 से 1905 की अवधि को क्या बोला जाता है? तो इसी को उदारवादी चरण बोला जाता है। इसी को उदारवादी या मध्यमवादी चरण बोला जाता है। ठीक है। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी कब एकजुट हुए? सोडस महाजनपद में। मजा आ गया। अंबिका चरण मजूमदार। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं है? यहाँ में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? ये उदारवादी है, ये उदारवादी है, ये भी उदारवादी है। लाल बाल पाल घोष उदारवादी नहीं है। कुछ ऐसा प्रमुख नाम है जो आपको लगेगा कि उग्रवादी है, लेकिन ये सब भी उदारवादी है। जैसे इसमें मदन मोहन मालवीय उदारवादी है, पी आनंद चार्लू उदारवादी है, अब्बास तैयब जी ये भी उदारवादी हैं। कैसे याद रखेंगे अब्बास तैयब जी? तो धर्सना कांड याद रखो। धर्सना कांड मतलब गांधी, तो ये उदारवादी हैं। ठीक है। मेनली आपको कन्फ्यूजन होगा मदन मोहन मालवीय से, उदारवादी थे। ठीक है। फिर से यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है कि प्रार्थना और याचिका का जो प्रोसेस है कि असफल होने पे राष्ट्रवादियों का अगला कदम क्या होता था? उदारवादी नेता लोग शुरुआत में जो प्रोसेस अपनाते थे, प्रार्थना और याचिका लिखना, लेकिन बोलते थे अगर हम लोग बातचीत करने के दौरान ब्रिटिश से प्रार्थना और याचना असफल हो जाए तो इसके बाद हम लोग का अगला कदम होगा कि जो संवैधानिक विरोध है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अपोजिशन, उसका सहारा लेना, संवैधानिक विरोध का सहारा लेना। फिर से है यहाँ पे राष्ट्रवादियों ने लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना कब की थी? तो देखो जो राष्ट्रवादी है ना, वो लोग लंदन में भी कांग्रेस का प्रचार करने के लिए ब्रिटिश कमेटी इंडिया का स्थापना किया था। कब? 1889 में। कब? 1889 में लंदन में। कैसे याद रखोगे? तो फोर्थ सेशन में, 1885 के फोर्थ सेशन में। किस राष्ट्रवादी नेता ने अपने जीवन का काफ़ी समय इंग्लैंड में बिताया और विदेशों में भारतीय जनमत तैयार किए? इंग्लैंड में सबसे अधिक तो यही बिताए हुए हैं, आपको याद ही है। हाउस ऑफ कॉमन्स के भी नेता चुने गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की वहाँ पे। ये गए थे कहाँ पे? गोपाल कृष्ण गोखले, साउथ अफ्रीका। इन्हीं का विचार था दादा भाई नौरोजी का कि इंग्लैंड में क्या किया जाए, लंदन में
आईएनसी का सम्मेलन भी बुलाया जाए, लेकिन संभव नहीं हो सका। तो इन्हीं का विचार है। दादा भाई नौरोजी कब कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में आयोजित करने का सोच रहे थे? तो 1892 में, जो ये वर्ष इन्हीं से जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं हो पाया। देखो 92 में कहाँ हुआ था? तो 92 से याद कराते हैं, बनर्जी इलाहाबाद में हुआ था, जबकि विचार था दादा का कि लंदन में हो 92 में। लंदन में एक कमेटी बना भी, लेकिन 1889 में 4th सेशन में, जबकि दादा चाहते थे 1892 में लंदन में हो। ठीक है, लेकिन 1892 में कहाँ पर हुआ अधिवेशन कांग्रेस का? 52 से बनर्जी याद कराते हैं, इलाहाबाद में। अब दादा भाई नौरोजी देखो लंदन में क्या क्या किए। तो लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 में स्थापना की है। और 1889 में याद है ना, ब्रिटेन कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना लंदन में हुआ। और ठीक है, अच्छा यहाँ पे दिया है कि कांग्रेस की स्थापना को मिथक कहने वाली सेफ्टी वॉल थ्योरी को किसने अपोज किया? तो सेफ्टी वॉल थ्योरी को अपोज किया था बिपिन, क्योंकि बिपिन जो है बमक गया, बिपिन चंद्रपाल सेफ्टी वॉल थ्योरी से। ठीक है, बिपिन बमक गए सेफ्टी वॉल थ्योरी से। इसमें क्यों कहा ऐसा? तो इसमें उन्होंने क्यों कहा ऐसा? तो सिद्धांत के समर्थक जो है, इस सिद्धांत को सबसे पहले गरम दल का प्रमुख नेता है जो लाजपत राय, उन्होंने 1916 में यंग इंडिया, सोडस महाजनपद में यंग इंडिया में कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं की आलोचना करते हुए इस्तेमाल किया था। बाद में जो मार्क्सवादी इतिहास है, इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रूप में दिखाया। खारिज करने का कारण क्या था कि बिपिन चंद्र अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में ये जो लाला लाजपत राय वाला सिद्धांत है, इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय चेतना का परिणाम थी। उन्होंने तर्क दिया कि तत्कालीन भारतीय नेता ने ब्रिटिश दमन से बचने के लिए एओ हुम का लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया था, ना कि ब्रिटिश सरकार ने सेफ्टी वॉल बनाया था। तो बिपिन चंद्र बम्मा का ये बोले कि हम लोग एओ हुम का इस्तेमाल किए हैं लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में, ना कि एओ हुम हम लोग का या ब्रिटिशर्स हम लोग का सेफ्टी वॉल के रूप में आईएनसी का प्रयोग किया। ठीक है, एक सेकंड। अब अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कडामली गांगुली। लेकिन ये सवाल नहीं है, ये पूछना चाह रहा है कि इन्होंने कांग्रेस को कब संबोधित किया? तो निब्बा निबी गांगुली और 1890 में संबोधित किया। अब यहाँ पे आपको कथन चुनना है। उदारवादियों की आपको पता ही है, उदारवादियों ने आर्थिक आलोचना किए थे। आर्थिक आलोचना में ये लोग कौन कौन काम किए थे? तो उदारवादी में जैसे नौरोजी, आरसी दत्त, दिनेश वांचा जैसे उदारवादी नेता ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों को उजागर किया और इसमें भारत की गरीबी का मुख्य कारण बताया। उदारवादियों का मानना था कि भारत में जो ब्रिटिशर्स हैं और कर्मचारी हैं, अपना वेतन भत्ते उपहार के रूप में भारतीय धन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज रहे थे, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला। बिल्कुल सही। तीसरा कथन देखो, भारत की गरीबी दूर करने के लिए उदारवादियों ने सुझाव दिया कि विदेशी वस्तु के आयात पर भारी कर लगाना चाहिए और घरेलू उद्योग को बिना किसी सरकारी संरक्षण के स्वतंत्र रूप से विकसित होना देना चाहिए। विदेशी वस्तु जो आयात हो रहा है उस पर टैक्स लगाना चाहिए, क्या ये उदारवादी बोला था? नहीं, ये चीज़ उदारवादी नहीं बोला था, ये चीज़ गलत है। ये बोला था कि भारत में पहला तो ये दिया कि भारत में आधुनिक उद्योग का तेज़ी से विकास हो तथा संरक्षण हो। दूसरा, भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए
स्वदेशी वस्तु का प्रयोग या विदेशी वस्तु का बहिष्कार हो बिना किसी सरकारी संरक्षण के। तो इस संरक्षण वाली बात नहीं बोला था, ठीक है, बोला था स्वदेशी पे फोकस किया था। क्या बोला था? स्वदेशी के, ठीक है। अब बिना किसी सरकारी संरक्षण के नहीं, संरक्षण मिलना चाहिए इसको, भारतीय वस्तु को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा बात बोला था वो प्रोटेक्शन की ही बात बोला था। एक तो बात बोला था उद्योग तेजी से हो और दूसरा मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, जबकि वहाँ बोल रहा बिना किसी प्रोटेक्शन के। अब यहाँ पे देखो उग्रवादी जो है और क्या क्या मांग किए थे। उग्रवादी ने न केवल प्रशासनिक सुधारों की मांग की और कृषि या श्रमिकों के से जुड़े मुद्दे पर पूरी तरीके से मौन रहे। गलत है। उग्रवादी प्रशासनिक सुधारों की तो मांग की ही, कुछ हद तक कृषि या श्रमिकों का भी मुद्दे उठाया, वेतन वगैरह का। ये कथन ब्रिटिश सरकार को वित्तीय नीति के विरोध में उदारवादी भू राजस्व में कमी और नमक कर को उन्मूलन करने का पुरजोर मांग की, बिल्कुल सही है। आपको ना लगेगा कि 1930 में ही नमक कर का कम करने का बात बोले, नहीं। जो एस.एन. बनर्जी भी अपना संस्था बनाए थे इंडियन एसोसिएशन, उसमें भी नमक कर को कम करने का बात बनर्जी उठाया था। फिर यहाँ पे सैन्य खर्चों का तो बात है ही, उसके साथ उन्होंने बागान श्रमिकों प्लांटेशन की दयनीय दशा में सुधार करने की भी मांग उठाई। बिल्कुल ये भी मांग उग्रवादी किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी सी विधानसभा को जन्म दिया? तो वो दिया था 1853 का एक्ट। चूँकि 1853 यहाँ पे नहीं दिया है ऑप्शन में, इसका 61 मारेंगे, क्योंकि इसी के तहत क्या हुआ था, वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका विस्तार किया गया 61 से, ठीक है। अब ये यूजीसी नेट में पूछा था ये सवाल मदन मोहन मालवीय के ऊपर। अभी आज ही पढ़ाए हैं, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे घटना किए। आज पढ़ाए हम ये किए उदारवादी लीडर थे, है कि नहीं। अच्छा, ये जो काम किए हैं इसको सजाना है कि विधान परिषद के सदस्य कब बने, पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, बता सकते हो? सर पहली बार मुझे तो लग रहा है 1909 में बने थे। अभ्युदय पत्रिका कब शुरू किए, बीएचयू का प्रोस्पेक्टस कब जारी किए हैं, तो ये सभी। फिर है कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इन अवध का ज्ञापन कब लिखा। तो देखो ये सभी जो है बात आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। सबसे पहले जो है मोमेरेंडम लिखा कब? 1897 में मोमेरेंडम लिखा। 1897 में कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन पे मोमेरेंडम लिखा सबसे पहले। रिटेन टू एडवोकेट फॉर द इंक्लूजन एंड ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट विद इन कोर्ट्स, कोर्ट में हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट को, ऐसा कुछ बात बोले थे 1897 में। फिर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बने 1902 में। कैसे याद रखेंगे? तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है ना और अवध, वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बने। दो से याद रखेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बन के 2 नंबर काम करेंगे। फिर बीएचयू का प्रोस्पेक्टस कब लाया? 1905, स्वदेशी आंदोलन के समय बीएचयू का प्रोस्पेक्टस लाया। इस दौरान इन्होंने बीएचयू के लिए इतना पैसा जमा किया 1905 में कि इनको गांधी ने महामन की उपाधि दी धन जुटाने के लिए इसी समय। फिर 1907 में अभ्युदय पत्रिका लाया और 1909 में द लीडर। 1907 में अभ्युदय और 1909 में द लीडर। फिर पहली बार आपको पता ही है पार्लियामेंट रिफॉर्म के समय ही ये बने कांग्रेस के अध्यक्ष। टोटल 4 बार ये अध्यक्ष बने थे। एक तो 1909, 1918, फिर 32-33 लगातार, 1909, 1918, अब 32-33, ठीक है, 4 बार बने।
फिर उसके बाद जो है 31 में याद है कौन बने थे? 31 से कन्फ्यूजन नहीं होना, 31 तो कराची अधिवेशन है। फिर आपको याद रखेंगे 1909 में जो द्वितीय गोलमेज, 1931 में जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भी भाग लिए थे। ठीक है, तो मेन जो हमको याद करना है 1897 में कोर्ट मोमेरेंडम, 1902 में 2 नंबर काम करेंगे आप लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बन के, 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय गांधी उपाधि दिए और बीएचयू के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया, 1907 में अभ्युदय, 1909 में द लीडर, फिर 1909, 1918, 31-32 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। किस भारतीय शिक्षाविद ने वैदिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करने वाले शैक्षणिक मॉडल की वकालत की? एक ऐसा दृष्टिकोण जो एनईपी 2019 में 20 में भी शामिल है, यानी कि वैदिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना। जो वैदिक ज्ञान है उसको आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना, ये मदन मोहन मालवीय की। रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं आ जाना, ठीक है, यहाँ पर भी ये नहीं आए ना। आपको क्या बोल रहा है? वैदिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना। और मोमेरेंडम कब जारी किए थे? 1897, जो यूजीसी नेट में इसी बार पूछा था मेरे से, है ना। फिर ये स्टेटमेंट किसने दिया? अगर रसिया ने जिस तरीके से हराया है, हम लोग को भी रसियन मेथड को एडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तो ये बात बोला तिलक। ये भी यूजीसी में पूछा था, ये भी यूजीसी में पूछा, इसमें से कौन है जो अहोम से संबंधित नहीं है? पाइक अहोम से संबंधित है, गोट, खेल, ये सब अहोम से संबंधित शब्द है। फिर से यूजीसी नेट में इसी पर पूछा, गांधी ने जो फिनिक्स आश्रम 1904 में खोला, 1904 में खोला, वो किससे प्रेरित होकर खोले थे? तो अनटू द लास्ट, रस्किन की अनटू द लास्ट नाम के बुक से। फिर है महात्मा गांधी जो है मूवेड ए रिजोल्यूशन एज ए पेटिशनर ऑन द बिहाफ ऑफ 1000 पेटिशनर एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब ये साउथ अफ्रीका में थे तो उसी समय एक बार याद है कि 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में दिनसा वाचा के समय आए थे, तो उसी समय हजारों लोगों का पेटिशनर बन के आए थे। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। फिर है लाला लाजपत राय की जो यंग इंडिया है उसके बारे में आपको बताना है। जो यंग इंडिया है पत्रिका, उसको यूएसए में लिखे थे, अमेरिका 1916 में, बिल्कुल 110 महाजनपद के समय यंग इंडिया लिखे। इसमें आर्गू किया गया कि जो सिस्टम है गुड गवर्नेंस का वो एग्जिस्ट इन इंडिया बिफोर द ब्रिटिश रूल, बिल्कुल बिफोर ब्रिटिश रूल गुड गवर्नेंस यहाँ पे था। इट स्टेटेड दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस वाज पॉलिटिकल फ्रीडम, बिल्कुल पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए। इट एम्फसाइज दैट द प्रोसीड a civilized notion of government and society. It argued that India was never an empire. ये गलती है, इंडिया हमेशा से एम्पायर रहा है। इसमें यही दिखाना चाहते हैं कि भारत में पहले से भी अच्छा शासन मौजूद था। सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिला है ह्यूमन बींग्स का? साउथ अफ्रीका, नहीं मार देना, इथियोपिया। The Hindus had been in profession of law which continued unchanged from the remotest antiquity was actually started by Governor General। हिंदू कानून वगैरह की बात, हिंदू कानून वगैरह की बात, ये सब जो है
कानूनों का संहिताकरण कौन कर रहा था? वॉरेन हेस्टिंग ही तो किया था, मुल्ला वगैरह को बुला के। तो ये कथन सही है, सोरस महाजनपद में लिखा। ये भी कथन, देखो ये कथन सही बताए थे कि पहले भी एम्पायर मौजूद था, ये भी सही है। तीसरा जो है कि अपनी पुस्तक में आरंभिक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना की और सेफ्टी वॉल सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया और उन्होंने तर्क दिया। देखो सी वाला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे जो सी वाला स्टेटमेंट है गलत है। इसी बुक में ना बताए थे, कांग्रेस की स्थापना का आलोचना किए थे, सेफ्टी वॉल जो थ्योरी है उसको दिए थे कि कांग्रेस ने हम लोग का उपयोग, कांग्रेस के रूप में हम लोग का उपयोग कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। जबकि इसी थ्योरी के अपोज में बिपिन चंद्र दिए लाइटनिंग कंडक्टर का सिद्धांत कि हम लोग कांग्रेस के रूप में ब्रिटिशर्स का उपयोग किए, बिल्कुल कंट्राडिक्ट हो गए थे। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल दोनों उग्रवादी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का आलोचना किए इसमें। ठीक है, तो चलिए ये अब यहाँ पे इनमें से किन नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह स्वशासित उपनिवेश यानी कि डोमिनियन स्टेटस की मांग शुरुआत की? जो डोमिनियन स्टेटस की मांग शुरुआत करने वाले कौन है? तो उग्रवादी ही थे, नौरोजी, गोखले और तिलक। यानी कि तिलक जो है ये भी डोमिनियन स्टेटस की मांग शुरुआत में कर रहे थे। आपको पता है होम रूल आंदोलन चलाए थे ये, तो होम रूल आंदोलन में ये डोमिनियन स्टेटस की ही मांग कर रहे थे ये लोग, ठीक है, ना कि पूर्ण स्वराज। ब्रिटिश सरकार द्वारा परिषद के गठन के पीछे का मेन उद्देश्य क्या था कि परिषद में केवल भारतीय नेताओं का विचार प्रकट करने का मंच है कि आओ हम तुम्हारा केवल विचार जानेंगे, बाकी करेंगे तो अपने अनुसार ही। 1885 से 1905 का समय भारतीय राष्ट्रवाद का शैशव काल था। ये किसने बोला? तो ये बोला था बिपिन चंद्र ने कि 57 की क्रांति से लेके स्वदेशी आंदोलन तक हम लोग का क्या हुआ, ये राष्ट्रवाद अभी जन्म ले रहा है। फिर जो है कांग्रेस के आरंभिक आंदोलन में से किसने एक सफल उदारवादी आंदोलन कहा था जिसने कपटी और पाखंडी के लिए अवसर के द्वार खोल दिए? तो याद है उदारवादी को अवसरवादी कौन बोला? तो लाला है, तो अवसरवादी बोलेगा ही, अवसर की खोज खोजेगा ही, तो ये बोला था। हमें कोई भीख नहीं मांगते, हमें केवल न्याय चाहिए। स्वराज की तुलना आयरलैंड और कनाडा जैसे ब्रिटिश उपनिवेशों से करते हुए यह मांग किसने रखी थी? भीख नहीं चाहिए, केवल न्याय चाहिए, दादा बोले। दादा कोई भिखारी नहीं है जो दादा को भीख चाहिए। फिर उदारवादियों का मत था कि राजनीतिक परिदृश्य से पहले किस कारक को एकीकरण करना चाहिए? आप लोग सोचिएगा आर्थिक, आर्थिक नहीं समझना, बोला पहले जो आपको इंटीग्रेशन करना है तो इकोनॉमिक्स नहीं, कास्ट को पहले, जो कास्ट है उस पर ध्यान दे, ठीक है। अब सरकार और कांग्रेस के रिश्ते में कब करवाई गई? तो 1887, मतलब 2 साल बाद ही। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस को क्या बोला? राजद्रोही की संस्था, माइक्रोस्कोपिक इंस्टीट्यूशन, ये सब यही बोला था। आईएनसी का पहला डिवीजन कहाँ हुआ? बम्बई, ठीक है, बम्बई में। आईएनयू का पूछे तो पुणे। जो आरंभिक राष्ट्रवादी हैं, जो आरंभिक राष्ट्रवादी थे
उनके उपागम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वो आरंभिक राष्ट्रवादी संवैधानिक दायरे में रहकर ही आंदोलन करते हैं, बिल्कुल। इंग्लैंड में भारतीय पक्ष के प्रति समर्थन बढ़ाना, देखो ये स्टेटमेंट लग सकता है गलत है। जो जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, ये सब उग्रवादी हैं, तो ये लोग इंग्लैंड में भी कहते हैं और वहाँ पे भारतीय जनमत को अपने पक्ष में तैयार करने की कोशिश किए थे, तो ये इनकी एक अचीवमेंट है। तीसरा, ब्रिटिश सरकार को सीधे या प्रत्यक्ष चुनौती, सीधे चुनौती कभी देने की हिम्मत नहीं थी उदारवादी को, ठीक है, सीधे चुनौती नहीं दे रहे थे। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना, ये भी सही है। जो नरमपंथी यानी उदारवादी है, उनके योगदान के बारे में कौन सा चीज़ गलत है? आर्थिक शोषण की नीति की निंदा की, तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रशासनिक सुधार और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाया, बिल्कुल सही। जैसे सिविल सेवा का परीक्षा यहाँ हो, नागरिकों को अधिकार मिले। व्यवस्थितता संबंधी संवैधानिक सुधारों की मांग की, ये तो सबसे मेन मांग में भी इसका शामिल है। पूर्ण रूप से ब्रिटिश सत्ता को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर पूर्ण स्वराज की मांग, कभी भी उदारवादी जो है पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की। ये लोग हमेशा डोमिनियन स्टेटस, ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनियन स्टेटस पर ही अटका रहा, ठीक है। उग्रवादी करेगा पूर्ण मांग। अब आते हैं क्रांतिकारी चरण, तो ये भी पूछा जाता है क्रांतिकारियों का पहला चरण कब से कब तक था? तो जब स्वदेशी आंदोलन आपका डाउनफॉल हुआ, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका समाप्त हुआ, वहाँ तक था। फिर से यहाँ पे से कौन आ जाएगा? गांधी, ठीक है। अब हम लोग उस पर सवाल करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या कंडीशन हुआ है। तो आपको पता है क्या क्या हुआ? यहाँ पे यही पूछा जाता है क्रांतिकारी गतिविधि का पहला चरण क्या था? तो 7 से 17, स्वदेशी के बाद से चंपारण तक, चंपारण तक। गैस के मंद पड़ने के कारण जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है, उसका जो फर्स्ट स्टेज है वो बहुत तेज़ी से हुआ। क्यों? तो ये क्या हुआ, ये जब स्लो डाउन हुआ तो इसके स्लो डाउन के बाद ये क्या हो गया, ये एक्टिविटी और तेज हो गया। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है जो क्रांतिकारी गतिविधि है उसका सेकेंड स्टेज कब से शुरू हुआ? तो हम बताए थे जब ये इसका असफलता हुआ तो बहुत सारे लोग इसमें साथ दिए, लेकिन जब असहयोग आंदोलन का सफलता हुआ तब सेकेंड स्टेज फिर से शुरू हो गया। और इसी के बाद आपको कुछ प्रमुख संस्था दिखाई पड़ेगा। यहाँ देखिए 1924 HRA, 1928 HSRA, ये सभी। क्रांतिकारियों ने भारत ने अपने अहिंसक आंदोलन और गतिविधियों को चलाने के लिए मुख्य रूप से कहाँ के आंदोलन से प्रेरणा ली थी? कहाँ के आंदोलन से प्रेरणा ली थी? तो क्रांतिकारी लोग प्रेरणा क्या फ्रांस ये सबसे लेंगे, रूस सबसे नहीं, रूस और रूसी निहिलिस्ट और आयरलैंड के क्रांति। आयरलैंड से तो सर आपको ये भी लिए थे, होम रूल लीग वाला भी, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो जाएगा, रूसी निहिलिस्ट और आयरलैंड। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला संगठन कौन था और किसके द्वारा किया गया? तो 1902 में ज्ञान देने सबसे पहले बंगाल में आए क्रांतिकारियों को, ज्ञानेंद्र बसु ज्ञान देने आए सबसे पहले। फिर से 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसके नेतृत्व में की? तो PM मित्रा और सचिंद्र बोस, याद रहेगा, PM मित्रा सचिंद्र बोस। यानी इसका नाम नहीं था, नहीं, पुलिन बिहारी दास का नाम कहाँ आता है सर? 1906 में ढाका में आता है। इन दोनों का नाम कहाँ पर आता है?
तो जुगांतर में। कहाँ पे? जुगांतर में नामक पत्रिका में। ठीक है। पीएम मित्रा सचिंद्र बोस। फिर यहाँ पे अनुशीलन समिति के विचारक व्यापक रूप से प्रेरित थे। बिल्कुल, जो अनुशीलन समिति के जो व्यापक रूप से प्रेरित किसके थे? तो इसके विवेकानंद के विचार और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद उपन्यास, इन दोनों से प्रेरित थे विवेकानंद। ऐसे भी युवा तो प्रेरित होता ही है विवेकानंद से। फिर से यहाँ पे ढाका में अनुशीलन समिति 1906। तब यहाँ पे आएगा पुलिन बिहारी दास, वरना 1902 में भी किसका नाम देखे थे अनुशीलन समिति में? तो प्रथम मित्रा, पीएम मित्रा और एक सतीश चंद्र मुखर्जी, यही ना थे? देखिए सतीश चंद्र बोस, मुखर्जी ने बोस। अब इन दोनों का नाम किससे जुड़ता है? बारिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ये 1906 में एक पत्रिका स्थापना किए थे जुगांतर, उससे जुड़ता है। अच्छा, ये सब भी अनुशीलन समिति के सदस्य थे। स्थापना इन्होंने नहीं किया लेकिन सदस्य थे। जबकि यहाँ पे किनके नेतृत्व में की गई स्थापना पूछा जा रहा है, तब स्थापना में इन दोनों का नाम है। ठीक है। पीएम मित्रा को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, घटना चक्र में भी इसी को प्रेफरेंस दिया गया। अच्छा, समस्या का समाधान किस में दिया है? ये वाला लाइन, समस्या का समाधान लोगों के द्वारा ही किया जाता है, औपनिवेशिक दमन को रोकने के लिए 7 करोड़ हाथ आगे लाइए। तो ये युगांतर में ही दिया है। भारतीय क्रांतिकारी को हथियार देने का आग्रह करने वाली पुस्तक मुक्ति कौन पाते किस पत्रिका का संग्रह कहते? युगांतर का ही है। इसको लिखने में 1906 में जो अनुशीलन समिति है उसके 2 सदस्य हैं, एक है वारिंदर घोष और एक है भूपेंद्र नाथ दत्त। फिर जो है 1907 में युगांतर समूह के सदस्यों ने किसकी हत्या का असफल प्रयास किया? 7 में किसकी हत्या का सफल प्रयास किया? युगांतर। ये बहुत यूनिक नया नाम है फूलर का। फूलर का क्या है? फूलर का। युगांतर समूह के सदस्य ने पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व और असम के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर फूलर की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल हो गया। फूलर का याद रहेगा, युगांतर फूलर का। किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने के बाद किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मारकर हत्या की? तो याद रहे बटुकेश्वर दत्त नहीं, बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ वाला मामला है। खुदीराम के साथ कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। ये खुद को आत्महत्या कर लिया। मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर फांसी हुई? खुदीराम बोस। 11 अगस्त 1908। अलीपुर बम षड्यंत्र को किस और नाम से जानते हैं? मनिकतुल्ला षड्यंत्र। मनिकतुल्ला षड्यंत्र केस। अलीपुर बम कांड के मुकदमे के दौरान जेल में से किस सरकारी गवाह की हत्या कर दी गई? तो जेल में अली नरेंद्र, ऐसे याद कराते हैं, नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी गई। किसके नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 12 डकैती डाली थी? 12 डकैती किसने डाला? पुलिन दास। पुलिस दास। कैसे याद कराते हैं? एक होता है याद कराते पुलिस 12 लाइन, कहीं पे नाम सुना है? पुलिस 12 लाइन, ऐसे याद करो। बंगाल में क्रांतिकारियों के कार्यों का समर्थन करने वाले काल पत्रिका के लेख कहाँ से आते थे? काल पत्रिका कहाँ का है? महाकाल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1879 में 1789 का उल्टा 1789 का उल्टा 1879 में रामोसी दल का स्थापना हुआ। किसके द्वारा? वासुदेव बलवंत फड़के।
1879। रामोसी कृषक दल ने अपने क्रांतिकारियों का उद्देश्य और धन एकत्र करने के लिए मुख्य रूप से क्या नीति अपनाई? जितना कम्युनिकेशन लाइन है उसको नष्ट करो और डकैती डालो। मेजिनी ने यंग यूरोप की स्थापना कब की, कहाँ की? तो बर्न ने की। कोई भी आदमी यंग होता है तो वो बर्न होता है, तभी तो सफल होगा और यूरोप जाएगा। कहाँ पे की? बर्न में। भारत की कौन सी क्रांतिकारी संस्था इटली के देशभक्त मेजिनी के यंग इटली से प्रभावित थी? तो ये थी अनुशीलन समिति, दामोदर सावरकर वाला। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कुछ सवाल पूछा जाता है कि जो चापेकर बंधु हैं दामोदर और बालकृष्ण चापेकर द्वारा पुणे में ब्रिटिश कमिश्नर जो थे W.C. रैंड की हत्या किस तिथि को की गई? तो 22 जून 1897। जुनून में एकदम 1897 को कर दिया। और आपको पता है रामोसी कृषक दल का स्थापना कब हुई थी? ये भी 1897 को ही हुई थी, याद रहेगा। और इसका कारण भी क्या था हत्या करने का? तो पुणे में प्लेग महामारी के दौरान जो फैल गया था उसमें जो अमानवीय उपाय किया जा रहा था, जैसे जबरन घर में घुसना, ये उपाय के बहाना बनाकर इसी कारण की गई। देखो इस डेट में हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो पहले रामोसी कृषक दल की स्थापना हुई 1879 में। फिर उसके बाद 22 जून 1897 में चापेकर बंधु वाला हत्याकांड हुआ। तो 1879, उसके 20 साल बाद 1897। कन्फ्यूजन ख़त्म। पहले राम आएंगे फिर चाप के जाएंगे, राम आएंगे चाप के जाएंगे। अब आइए यहाँ पे 1907 में आप सबको मालूम है कि दो आदमी को जेल निकासा हो गया, लाला लाजपत और अजीत सिंह। ये भी पता है कि अजीत सिंह कहाँ गए थे? फ्रांस चले गए थे और इनको मांडेले जेल में डाल दिया। लाला लाजपत राय को बर्मा के मांडेले जेल में डाल दिया गया और अजीत सिंह को देश निकाल दिया गया। अब यही पूछना चाह रहा अजीत सिंह कहाँ गए थे? तो अजीत गया फ्रांस। अजीत सिंह कहाँ गए थे? फ्रांस, जहाँ पे अपने सहयोगी से मिले। सूफी एक थे अम्बा प्रसाद, परमानंद, लाला हरदयाल। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है, लाला हरदयाल को इनके साथ भेजा गया नहीं। लाला हरदयाल कहाँ थे? वो तो 1913 वाले ना, तो वो नहीं, ये वाला लाजपत राय, पंजाबी शेर। दिल्ली षड्यंत्र केस 12 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंकने की घटना मुख्य रूप से किसकी थी? तो आपको पता है इस घटना का नेतृत्व किसने किया था? रासबिहारी बोस ने किया था। लेकिन बम फेंकने में सचिन सन्याल का भी नाम आता है, ये भी बनाया। यानी सचिन भी बम फेंकने में बिहारी के साथ था। लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों का कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में, और उसके बाद वो अंततः कहाँ चले गए? तो वो जिनेवा चले गए। जिनेवा चले गए, पेरिस गए फिर जिनेवा गए, अंत में अपनी जान के पास जिनेवा गए श्यामजी कृष्ण वर्मा के जाने के बाद इंडियन हाउस का कार्यभार कौन संभाला था? तो वी.डी. सावरकर। ये तो गदर आंदोलन में बिजी रहेंगे। अच्छा, कामाठागाटू प्रकरण पूछा जाता है कि यह जहाज किस तारीख को कोलकाता बंदरगाह पे लौटना पड़ा? कब वापस में इस जहाज को जाना था? कहाँ पे जहाज को जाना था? सिंगापुर से कनाडा जाना था, लेकिन वापस इसको बीच में ही कनाडा की जगह कलकत्ता बंदरगाह पे कब आना पड़ा? बताओ, गेस करो। हमको लग रहा है 27 सितंबर 1914। 27 सितंबर 1914।
अब वापस आ गया तो बमक गए, अब आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन को सेप देने सितंबर में पहुंचे, आंदोलन को सेप देने सितंबर में पहुंचे। 1909 में विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने की? तो 1909 में हत्या की मदन लाल डिंगरा ने। 1940 में उधम सिंह करेंगे माइकल ओडायर का। ये तो 1909 मदन लाल डिंगरा। मदन लाल से याद रखो, मदन मोहन मालवीय भी 1909 में क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष। कब कब बने थे? 1909, 18, 32, 33, 34 में तो राजेंद्र बाबू। पेरिस में क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने में किनकी प्रमुख योगदान थी? पेरिस में, एक तो पेरिस में हम आज ही बता दिए, फ्रांस पेरिस में गए थे अजीत सिंह, और ऐसे थे एस आर राणे, ASR राणे और बीकाजी रुस्तम। बीकाजी रुस्तम, रुस्तम भी पेरिस गए थे, बीकाजी रुस्तम याद रहेगा। बीकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस में कौन सा समाचार पत्र निकाला? वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो रुस्तम कहाँ गए? पेरिस गए थे। पहला विश्व युद्ध होने पर क्रांतिकारियों ने किस देश को अपना प्रमुख केंद्र बनाया? बर्लिन को, जर्मनी के बर्लिन को। इस बार याद कराए ना, बहुत दिन से याद कराए। जर्मनी के बर्लिन शहर को किसने अपनी क्रांतिकारी केंद्र बनाया? तो आपको याद है, अच्छे थोड़ी देर पहले बताए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा कहाँ गए थे? इंग्लैंड। उसके बाद जनेवा गए थे, ठीक है। तो लाला हरदयाल नहीं, लाला हरदयाल का तो नाम जुड़ता है गदर आंदोलन से, जो 1913 का है ना। तो वारिंद्र चट्टोपाध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वारिंद्र चट्टोपाध्याय। बर्लिन में लीन हो गए कौन? वीरेंद्र जी। बर्लिन में लीन हो गए कौन? वीरेंद्र जी। बर्लिन में लीन वीरेंद्र, या ब ब, ठीक है। चूंकि ये बर्लिन समिति तो पढ़ ही रहे हैं, बर्लिन समिति तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, बर्लिन की बात, तो बर्लिन समिति भी लगे हाथ पढ़ ले रहे हैं। इसका स्थापना भी जर्मनी में 1915 में किया गया था, बर्लिन कमेटी का। लेकिन इसमें आपको लगेगा क्या केवल वारिंद्र चट्टोपाध्याय ही इसमें प्रमुख थे? नहीं, इसमें जो प्रमुख कौन कौन थे इस समिति में? लाला हरदयाल होंगे, क्योंकि ये गदर पार्टी भी से भी जुड़े हुए थे। भूपेंद्र नाथ दत्त, जो कि विवेकानंद के भाई थे, ये भी शामिल थे। पिल्ले, चंपाकरण पिल्ले, पिल्ले का जो इस समिति में सबसे प्रमुख रोल था। अश्वनी चंद भट्टाचार्य भी थे सक्रिय वहाँ पे। बरकतुल्ला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नाम है बरकतुल्ला। फिर से महेंद्र प्रताप, जो आगे चल के अफगानिस्तान काबुल में भारत की पहली स्थायी सरकार की भी स्थापना किया था 1915 में इन्होंने, ठीक है। तो ये भी संबंधित थे। फिर से एम पी टी आचार्य, इन्होंने भी इम्पोर्टेंट रोल निभाया, लेकिन एस सी बोस नहीं। बर्लिन समिति में एस सी बोस नहीं शामिल थे, लेकिन आपको याद रखना है कि बर्लिन में एक और घटना आगे होता है, ये सब तो 1915 का घटना है। बर्लिन में ही नेताजी ने 1942 में 41 में पहुंचकर फ्री इंडियन लीजन सेंटर का स्थापना किया, और आज़ाद हिंद रेडियो का स्थापना 1942 में यहीं पे किया था पहली बार, जहाँ पे सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए भाषण दिया करते, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इसी रेडियो से गांधी को राष्ट्रपिता भी बोले। तो कौन कौन शामिल था समझ गए। अब इसी पे सवाल है कि बर्लिन कमेटी जो है किसके द्वारा स्थापना की गई। बर्लिन कमेटी में क्या इस लोग का नाम देखे हो? नहीं ना, इसका भी नाम नहीं देखे हो, इससे कंफ्यूज नहीं होना। इनका नाम देखो, हरदयाल 1913 में गदर आंदोलन वाले हैं ये।
ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसका स्थापना 1915 में हुआ, जिसमें ये लोग का नाम प्रमुख है। इसका स्थापना एक जर्मन फॉरेन ऑफिसर में जिमरमैन प्लान के तहत किया गया, जिमरमैन प्लान, ठीक है। लाला हरदयाल और उसके दोस्तों ने कहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की? बर्लिन में, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, इसका स्थापना कहाँ हुआ? लंदन में? नहीं, बर्लिन में। 1915 में। प्रमुख आदमी वारुण चट्टोपाध्याय इसका प्रमुख मेंबर था। सही है। फॉल्स पूछ रहा है तो यही होगा फॉल्स, पहला वाला। मैडम कामा जो है ये भी बर्लिन में एक्टिव थी, याद है? बर्लिन में ये भी एक्टिव है, क्योंकि जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने 1907 में झंडा फहराया था, ठीक है, 1907 में। अब आते हैं रेडियो वाला सवाल जो बहुत फेमस हुआ कि रेडियो उन्होंने कहाँ पे शुरुआत किया, तो याद रखेंगे बेमिसाल तरीके से सबसे पहली बार रेडियो उन्होंने बर्लिन में ही स्थापना किया, जहाँ पे सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए बोला था। इसका जो पहला प्रकाशन है वो हुआ था 7 जनवरी 1942 को, बेमिसाल तरीके से। यहीं से गांधी को राष्ट्रपिता कह संबोधित किया। लेकिन कुछ कारणों से इसका जो हेड क्वार्टर है बर्लिन की जगह कहाँ पे बना? सिंगापुर में। फिर उसके बाद मेरे पिया गए रंगून में, इसका हेड क्वार्टर रंगून को बना दिया गया, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे यही सवाल पूछ रहा है कि रेडियो सेवा कब शुरुआत किया, तो बेमिसाल तरीके से 42 में शुरुआत किए, बर्लिन से। इसका पहला प्रकाशन 7 जनवरी 1942 को, स्थान बर्लिन जर्मनी। लेकिन बाद में इसका मुख्यालय सिंगापुर किया, फिर म्यांमार कर दिया गया युद्ध की स्थिति के कारण, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसने केंद्र बनाया किसको? इसने बनाया था मेनली। अगर इस सब में से चुना जाए किसी एक को तो इसको, बाकी तो ये भी शामिल थे बर्लिन कमेटी में। अच्छा, यहाँ पे टेरर का तो पता ही है। यहाँ पे किसने बोला कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। भगत सिंह से कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है आतंकवादी नहीं है, क्रांतिकारी का पक्ष लिए, बॉस ने लिए। आप लोग ने देखा नहीं कि आतंकवादियों ने अपना इतिहास अपने खून से लिखा है, मतलब कि क्रांतिकारियों ने अपना इतिहास खून से लिखा है। तो गांधी खून का बात बोल रहे, मतलब अहिंसा की बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मादरचौदी वाला बात तो यही बोलेगा। अच्छा, ये जब तक भारत माँ परतंत्रा की बेरू को तोड़कर स्वतंत्रता का मुकुट, जब तक मुकुट नहीं पहनूंगा तब तक मैं ऐसा ही क्रांतिकारी करते रहूँगा। तो मुकुट कौन धारी करेगा? मदन लाल। मदन लाल धिंगड़ा बोला कि हम जब तक मारेंगे नहीं तब तक मुकुट धारण नहीं करेंगे। फिर से उसके बाद है तिलक ने श्रीमद् भगवद गीता से कर्म की शिक्षा ग्रहण करो का संदेश किस पत्र में कब दिया? भगवद गीता से कर्म की शिक्षा करो का संदेश सबसे पहली बार तिलक ने दिया। कौन पत्रिका में दिया? केसरी में दिया। चापेकर हटाया के समय, चापेकर को हटाया के समय, ठीक है। केसरी बांधो, ऐसी केसरिया, केसरिया पगड़ी। राजनीतिक उद्देश्यों को की जाने वाली हिंसा को उन्माद और आपराधिक मूर्खता किसने माना था? तो राजनीतिक उद्देश्य को की जाने वाली हिंसा को उन्माद और आपराधिक मूर्खता किसने माना था? लाला लाजपत राय ने। लाला ही क्रांतिकारी को मूर्ख और दूसरों को अवसरवादी समझता है कि नहीं? यही दूसरे को मूर्ख और अवसरवादी समझा, से याद कर सकते हो। गदर पार्टी की स्थापना के पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन हेतु सिएटल में अमेरिका में कौन सी संस्था स्थापना हुई? तो हम ऐसे याद कराए थे ना कि वैंकूवर में जो है, कनाडा के वैंकूवर में स्वदेश गृह स्थापना किया गया था। बैकुंठनाथ
स्वदेशी सेवा। और सेट कहाँ हो जाएंगे, यूनाइट होके सेट हो जाएंगे अमेरिका में। तो यूनाइटेड इंडियन हाउस सिएटल में। कामागाटू प्रकरण मुख्य रूप से क्या था, एक जापानी समुद्री जहाज था। बाबा गुरदीप सिंह कामागाटा उस जहाज द्वारा यात्रियों को कहाँ से कहाँ ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो गुरदीप सिंह कहाँ से कहाँ ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे, सिंगापुर से वैंकूवर। यहीं पे याद है ना, स्वदेश सेवक गृह का भी स्थापना किया गया था कनाडा में। तो यहाँ ले जाने का प्रयास कर रहे थे। 376 यात्री था, जिसमें से पंजाबी सिख तथा मुसलमान शामिल थे। कामाटागाटू प्रकरण जहाज को किस बंदरगाह पर प्रवेश करने से रोक दिया गया, तो कनाडा के वैंकूवर पे। ठीक है। वापसी के बाद कामाटागाटू प्रकरण जहाज 27 सितंबर 1914 को कहाँ पर पहुंचा, तो आंदोलन को सेब देने वो बोकाचोदा लोग जहाज में जो बैठा था 1914 में कहाँ पहुंचा, बजबज घाट कलकत्ता के पास। अब जो कामाटागाटू प्रकरण है उसके बारे में पूरा चीज़ याद रख लें। 376 आदमी थे। यह यात्रा हांगकांग से आरंभ हुई और 4 अप्रैल 1914 को यात्रा आरंभ हुई। आंदोलन को सेब देने कहाँ पहुँच गए, 27 सितंबर 1914 को बोकाचोदा लोग, ये लोग यहाँ हो गया। पहली बात ये हो कब रहा है, 1914 में। कई बच्चा लोग 1913 समझेगा, तो 1913 नहीं समझना रहे। जहाज में बोकाचोदा लोग बैठा हुआ है, जहाज में बोकाचोदा लोग बैठा हुआ है, इस कारण 1914 समझना। ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक चला, हांगकांग से वैंकूवर तक। ठीक है, लेकिन कलकत्ता ही इस में ये जहाज वापस आ गया। फिर से 1914 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिमरमैन योजना प्लान के तहत किस समिति की स्थापना हुई, तो जिमरमैन प्लान के तहत ही तो इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि बर्लिन कमेटी की स्थापना हुई 1914 में, है कि नहीं। जर्मन मंत्रालय के तहत से हुई थी, जिसमें ये लोग सभी लोग शामिल थे, है कि नहीं, पीछे भी पढ़ा है। यूरोप में सक्रिय क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये सभी था। सिंगापुर में जो प्रसिद्ध सैन्य विद्रोह की स्थिति को हुआ 15 फरवरी 1915। पंजाब मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री या 36वीं सिख बटालियन की। बंगाल में किस क्रांतिकारी नेता को बागा जीतन जतिन कुमार मुखर्जी। जतिन मुखर्जी के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने क्या गतिविधियां संचालन की, तो यही रेल उखाड़ना, फोर्ट विलियम किले का घेराव, जर्मन हथियारों का वितरण। प्रथम चरण के इस काल में भारत में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा राज्य था, तो प्रथम चरण का क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र पंजाब और बंगाल था। मद्रास, यूपी, बिहार ये सब तो बाद में है, जैसे 1924-28 में हम लोग पढ़ते हैं, बाद में पंजाब और बंगाल। ठीक है। बिहार का छोड़ दो, बिहार तो पहले भी है ना। मनिकतुल्ला षड्यंत्र ये सब तो यहीं पे हुआ शुरुआत में, अनुशीलन समिति। तो यहाँ पे जो मद्रास वगैरह ये सब बाद में हुआ, यूपी सब में बाद में। होम रूलिंग आंदोलन किस ऐतिहासिक वैश्विक घटना के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों में अधिक प्रभावशाली होकर सामने आया, तो याद है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ही या उसी के समय ही होम रूल लीग आंदोलन आया था 1916 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी महिला एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत कब आई, 1893 में। कैसे याद रखें, तो इसी समय गांधी भारत से अफ्रीका जा रहे थे, तो उस समय बाहर से यहाँ पे आ रही थी महिला एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब की, तो ये किए थे, ऐसे हम याद भी कराते हैं, ताश तिलक ने कब किया था, अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में किए थे। तिलक अप्रैल 1916 बेलगाम, अप्रैल 1916 बेलगाम, जब बेलगाम। ठीक है। जबकि जो है एनी बेसेंट
जबकि पुणे में उनका मुख्यालय था। अब पुणे में उनका कहा था, मुख्यालय था उनका, याद रहेगा। तिलक की होम रूल लीग के मुख्य लक्ष्यों में कौन शामिल नहीं था? तो क्या शामिल नहीं था? स्वराज की मांग था, डोमिनियन स्टेटस की भी मांग कर रहा था ये लोग, भाषाई प्रांतों की स्थापना की बात, पुण्य सैन्य विद्रोह ये नहीं, शिक्षा का प्रचार बिल्कुल चुपचाप मांग करना था। होम रूल लीग आंदोलन ने राजनीतिक रूप से पिछड़े किन क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाई और राजनीतिक शिक्षा फैलाने के लिए किन माध्यमों का उपयोग किया? तो गुजरात और सिंध, यहाँ पे राजनीतिक एक्टिविटी कम होता था, यहाँ तक पहुंच बनाया। पुस्तकालय, समाचार पत्र, कक्षा और पैम्पलेट द्वारा पहुंचा वो लोग। फिर है 1917 की किस वैश्विक घटना ने होम रूल आंदोलन के सदस्यों को भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ जुड़ने और काम करने की सहायता प्रदान की? रूसी क्रांति। आपको पहले भी बताया है कि रूसी क्रांति हो या फिर आयरलैंड के क्रांति हो, इन दोनों से ही इन लोगों को, क्रांतिकारी को प्रेरणा मिलता था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता होम रूल की सदस्यता ग्रहण करने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल नहीं है? तो नेहरू है, मोतीलाल नेहरू बाप बेटा दोनों एनी बेसेंट के साथ आ गया। चित्तरंजन दास भी एनी बेसेंट के साथ आए, भोला भाई देसाई भी एनी बेसेंट के साथ आए, यहाँ तक कि लाला लाजपत भी एनी बेसेंट के साथ आए, मदन मोहन मालवीय भी एनी बेसेंट के साथ जुड़ गए। लेकिन ये दोनों होम रूल से कभी जुड़े ही नहीं, खासकर गांधी, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था। फिर एनी बेसेंट के साथ जब ऐसा कौन सा सहयोगी है जो होम रूल आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुआ? तो एनी बेसेंट गिरफ्तार हुई, उसके साथ उनके दो सहयोगी थे, एक तो वीपी वाडिया ट्रेड यूनियन वाले, और एक जॉर्ज ऑर्वेल, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। एनी बेसेंट और उनके सहयोगी की गिरफ्तारी के विरोध में किस राष्ट्रवादी नेता ने सर की उपाधि त्याग दी? तो सर सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी एनी बेसेंट से ही जुड़े हुए थे होम रूल आंदोलन में, लेकिन जब गिरफ्तारी हुई एनी बेसेंट से तो इन्होंने अपना उपाधि त्याग दिया सर का, सर सुब्रमण्यम अय्यर। ब्रिटिश भारत के किस सचिव ने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त संस्थाओं का क्रमिक विकास होगा? ये घोषणा किसने किया 20 अगस्त 1917 को? मांटेग्यू ने किया, मांटेग्यू ने किया 1917, 20 अगस्त 1917। निम्नलिखित में से किसके उत्थान और जन समर्थन ने होम रूल आंदोलन को पूरी तरह निष्प्रभ और धीमा कर दिया? किस चीज़ का उत्थान हुआ, किस चीज़ का जन समर्थन मिला, जैसे ये होम रूल आंदोलन है पूरी तरीके से क्या हो गया, निष्प्रभा हो गया। तो इस समय तक देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इसके बाद होम रूल चला, लेकिन ये होम रूल डाउनफॉल हो गया। क्यों? जब गांधी का आगमन हुआ, गांधी इतना हाईलाइट हो गए कि ये डाउनफॉल हो गया। लीग ने किस वर्ष कलकत्ता अधिवेशन में भारत के अनुकूल स्वशासन की अवधारणा को स्वीकार करने का निश्चय किया? तब 12। अब बोला 12 से पारा सनक गया, अब मैं भी स्वशासन की अवधारणा को स्वीकार करने का निश्चय करता हूँ। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, इसमें पंजाब प्रांत में मुसलमानों के लिए कितने % सीट आरक्षित की गई? तो 50% सीट इसमें पंजाब प्रांत में आरक्षित की गई। ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग सीट आरक्षित की गई, यहाँ पे मिलान करना है। बंगाल में 40, यूपी में 30, पंजाब में 50%, बॉम्बे में 33, बिहार में कितना था? बिहार में 25, बिहार में 25, बिहार में कितना है? बिहार में 25, ठीक है। पंजाब कहाँ था? बिहार। केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल निर्वाचित सदस्यों में अब यही 1916 में जो समझौता हुआ उसके तहत सेंटर में 1/3 सीट रिजर्व किया गया, जबकि पंजाब में 50, बिहार में 25, बंगाल में 40, सिंध में 33, ठीक है। वीटो की शक्ति 3/4 पे दिया गया।
तो इस समय क्या हुआ, 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ उसमें क्या क्या प्रावधान शामिल था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या क्या समझौता हुआ। एक तो पृथक निर्वाचन को औपचारिक रूप से, मौन रूप में ही औपचारिक रूप से क्या मिल गया, स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस के द्वारा। विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व मिला, केंद्र में 1/3, स्वशासन की मांग के लिए डोमिनियन स्टेट्स दोनों को मिल के रखा संयुक्त रूप में, चुनिंदा सदस्यों को बहुमत, कानूनों की बाध्यता, प्रशासनिक बदलाव, इंडियन काउंसिल को समाप्त किया जाए तथा भारतीय सचिव का वेतन भारत से नहीं ब्रिटेन से दिया जाए, ये सब मिलके दोनों की मांग उठाया। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ, 20 अगस्त 1917। अगस्त 1917 की घोषणा के समय मॉन्टेग्यू कौन थे, भारतीय राष्ट्र सचिव थे। मॉन्टेग्यू घोषणा में क्या मुख्य मांगे की गई, स्वशासन या होम रूल, स्वशासन या होम रूल। कि इस मॉन्टेग्यू घोषणा का ये उपलब्धि है किसे, स्वशासन या होम रूल की मांग के संबंध में एक प्रमुख उपलब्धि हुई। मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद भारत में विद्रोह या विप्लव की संभावना क्यों कम हो गई, क्योंकि सरकार ने स्वशासन की मांग को अपनी नीतियों में सम्मिलित कर लिया था। होम रूल आंदोलन शुरू करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक सहायक नहीं है। कभी भी होम रूल आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करेगा, अब स्वराज की बात करेगा लेकिन इसमें भी डोमिनियन स्टेटस की बात करेगा। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बार बार बता रहे हैं, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था, स्वशासन की अवधारणा से आम जनता को परिचित कराना। मॉन्टेग्यू घोषणा में क्या क्या बात कहा गया, तो उत्तरदायी सरकार के लक्ष्य की बात कहा, भारतीयों की सहभागिता की बात कहा गया, स्वशासित स्थानों का विकास की बात कहा गया, सुधारों का आधार। पूना पैक्ट 1932 के मूल दस्तावेज पे कुल कितने लोग साइन किए, जब पूना पैक्ट हुआ था 1932 में तो कितना लोग साइन किए थे, 23 लोग। कैसे याद रखेंगे, तो 23 से 23 में आके 23 लोग हस्ताक्षर किया, लेकिन इस 23 लोगों में गांधी जी खुद हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि इस समय ये यरवदा जेल में थे। किसके साथ, पटेल के साथ यरवदा जेल में थे। 23 लोग में कौन कौन लोग शामिल किया 23 में आके पूना पैक्ट, ये देखिए सबको याद कर दीजिए 23 लोग में कौन कौन शामिल था। एक तो अम्बेडकर खुद साइन करेंगे, दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से गांधी नहीं थे तो मदन मोहन मालवीय करेंगे, ठीक है, गांधी की तरफ से। फिर आते हैं अम्बेडकर का भाई जो थे, अम्बेडकर का भाई कौन है, बहादुर बेडकर, कहाँ है यार बहादुर बेडकर, वो भी साइन करेगा। बहादुर भी साइन करेगा। फिर से पी बालू भी साइन करेगा, बेडकर बालू भी साइन करेगा, गाबे भी साइन करेगा। भोज खाने आता है राजभोज में अम्बेडकरवादी लोग, वो भी साइन करेगा। सोलंकी भी साइन करेगा, एमसी राजा भी साइन करेगा। ये वही एमसी राजा है जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1925 में बनाया था, इस अम्बेडकर जुड़े थे, तो ये एमसी राजा भी साइन करेगा। इधर कांग्रेस की तरफ से तेज बहादुर सप्रू तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कराने में, एम आर जयकर का भी इम्पोर्टेंट रोल है आपको पूना पैक्ट कराने में, राजगोपालाचारी भी करेंगे। अभी तो ये साथ दे रहे हैं, बाद में क्यूआईएम में विरोध करेंगे, ठीक है, गांधी का। राजेंद्र प्रसाद भी करते हैं जो कलम तोड़ देते हैं, जीडी बिरला भी करते हैं, यही तो हरिजन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने थे जीडी बिरला। देवदास गांधी भी करते हैं, गांधी के छोटे पुत्र। अमृतलाल विठल दास ठक्कर भी करते हैं, सीवी मेहता भी करते हैं, तारक मेहता भी साइन किए हैं। तारक मेहता हो, बालू हो, गाबा हो, ठीक है, राजगोपालाचारी हो, ये सब साइन किया, पिल्लई हो। जब पूना पैक्ट हुआ तो इसमें जो दलितों के लिए कितने % सीटों की आरक्षण का प्रावधान किया गया केंद्रीय विधानसभा में, 18%। कैसे याद रखोगे, 18%, 18 प्लस हो गया तो इसको 18% सीट दो, क्योंकि पूना पैक्ट कर लिया ये।
फिर पुनः इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसका आंसर ये होगा सर कि ये होगा। तो दो चीज़ याद रखना है, एक ऐसे याद कराते हैं 71 से 148। ये जो बात कही गई थी कम्युनल अवार्ड घोषणा में की गई थी, इतना सीट मिलेगा प्रांत में, और ये जो बात है पूना पैक्ट में बोला गया कि इतना सीट मिलेगा, सीधे दोगुना हो गया, मगर जॉइंट इलेक्टोरेट से मिलेगी। ठीक है। मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राज की मांग कब की? तो लीग ने पृथक मुस्लिम राज की मांग की मार्च 1940। कैसे याद रखेंगे? तो मार चालीसा खेलेगा अगर राज मिलेगा तो, मार से मार चालीसा खेलेगा अगर राज मिलेगा तो, पृथक राज मिलेगा तो चालीसा खेलेगा, मार इसको। फिर गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई? तो सत्याग्रह सभा 1919 में की गई। कैसे? तो रोड सत्याग्रह के समय ही गांधी इस संस्था का प्रयोग किए, क्योंकि गांधी को शुरुआत में किसी भी संस्था, जैसे उस समय होम रूल फेमस था, उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए होम रूल से नहीं जुड़े थे। ठीक है।